तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस प्रोफेसर बाय हिमांशु सिंह में। तो जैसा कि आपको पता है हमारा लिंग वचन काल कारक का टॉपिक खत्म हो चुका है और आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा समास, जो कि लेक्चर 1 होगा। अगर आपने वो सारी वीडियो नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, चाहे आपको इंड स्क्रीन पर मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक समास। जैसा कि आपको पता है कि हम हर एक शब्द का अर्थ बताते हैं। तो ऐसे यहाँ पे लिखा गया समास। तो अगर हम इसकी बात करें तो जो समास शब्द है वो संस्कृत से लिया गया है। मतलब कि इसमें सम जो है उपसर्ग है और आज जो है प्रत्यय है। सम उपसर्ग संस्कृत है और आज भी प्रत्यय उपसर्ग। तो इसको हम लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे। समास शब्द का समास शब्द संस्कृत के उपसर्ग संस्कृत के सम उपसर्ग तथा आस प्रत्यय से मिलकर बना है। मतलब अगर हम समास के अर्थ की बात करें तो ये संस्कृत के सम उपसर्ग तथा आस प्रत्यय से मिलकर बना है। अगर हम वही इसके अर्थ की बात करें तो अर्थ यहाँ लिखा गया है कि समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। मतलब दो पदों को आपस में साथ में बैठा के उसको छोटा करना। दूसरा अर्थ हमारा है संक्षेपीकरण, इसको हम कह सकते हैं। और चाहे तीसरा है संक्षिप्तीकरण। ये 3 अर्थ उसके निकलते हैं। अथवा पदों को छोटा करना, मतलब इसमें क्या होता है कि दो पदों को आपस में बैठा के उसके बीच में जो वो चिन्ह होता है, विभक्ति चिन्ह होता है, उसको हटाकर दोनों को साथ में बैठाकर उसको छोटा कर देते हैं। उसको संक्षेप बोलते हैं, चाहे संक्षेपीकरण चाहे संक्षिप्तीकरण बोलते हैं, या पदों को छोटा करना। तो ये हो गया हमारा समास का शाब्दिक अर्थ। अगर हम समास के विलोम की बात करें, यहाँ पे समास के विलोम होता है व्यास। समास का विलोम होता है व्यास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछा है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। इसको इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हैं कि समास का उल्टा व्यास होता है। अब इसके बाद हम परिभाषा की बात करते हैं। समास की परिभाषा जो है हमारी परिभाषा यहाँ पे ये है कि दो पदों या शब्दों के बीच विभक्ति चिन्हों का लोप। मतलब यहाँ पे क्या है, दो पदों के शब्दों के बीच के विभक्ति चिन्हों का लोप करने की क्रिया समास कहलाती है। इसमें क्या होता है, जैसे दो पद हैं अलग अलग, जैसे पाकेट मार हो गया तो पाकेट को मारने वाला, तो को मारने वाला को हटा दिया गया, बीच में से विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया। अब इसको हम बोल दिए डायरेक्ट पाकेट मार, तो ये हो गया हमारा पाकेट मार। तो मतलब ये हो गया एग्जाम्पल इसका समास का। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो समास के और भी नियम है या नोट है, नोट पॉइंट है, उसको हम नोट की बात करेंगे। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना जो समास का पहला समास है उस पर। पहले हम इसके भेद की बात कर लेते हैं, किस किस प्रकार से भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, वो भी किस किस प्रकार से होते हैं, तो उनकी हम बात करते हैं। चलिए नोट है, तो पहला नोट हमारा ये है कि समास में कम से कम 2 पद होते हैं। यहाँ पे क्या, समास में कम से कम 2 पद होते हैं। प्रथम पद जो होता है, प्रथम पद को पूर्व पद कहते हैं और द्वितीय पद को हमेशा उत्तर पद कहते हैं। मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो यहाँ 2 पद होते हैं, एक पद हो गया, यहाँ पर दूसरा पद हो गया। तो ये जो प्रथम पद हो गया ये हमारा पूर्व पद हो गया और ये दूसरा जो हो गया ये हमारा उत्तर पद हो गया। अब पूर्व मतलब होता है कि पहले का, तो ये हो गया प्रथम। उत्तर मतलब होता है बाद का, तो उत्तर मतलब हो गया द्वितीय। तो ये हमारा हो गया प्रथम पद और ये हो गया हमारा उत्तर पद या द्वितीय पद इसको बोलते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे नोट की। तो दूसरा नोट हमारा यहाँ पे यह है कि जिस समास पद में 2 से अधिक पद होते हैं, मतलब यहाँ पे क्या है, हमेशा समास में 2 ही पद होते हैं कि एक पद होता है 2 पद। यहाँ पे देखिए जैसा है, एक पद हो गया 2 पद हो गया। लेकिन जहाँ पे 2 पद हो या 2 पद से अधिक होते हैं वहां पे हमेशा द्वंद्व समास होता है। मतलब ये पे ये कह रहा कि जहाँ पे 2 पद से अधिक समास पद रहे, जहाँ पे 2 पद से अधिक पद रहेंगे वहां पे क्या होता है, सदैव द्वंद्व समास होता है और कोई समास नहीं हो सकता। अब इसके बाद हम बात करेंगे समास के भेद की। तो जो समास के भेद होते हैं हमारे हिंदी में समास के टोटल 6 भेद होते हैं। अगर हम वही प्रधानता और अप्रधानता की बात करें तो उससे 4 होते हैं, तो उसको भी हम बताएंगे। फिलहाल इसको देखिए, तो यहाँ पे क्या है, समास के 6 भेद होते हैं टोटल। तो पहले भेद से लेकर 6वें भेद तक हम बात करेंगे। तो पहला भेद हमारा क्या है, पहला भेद है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास इसमें क्या होता है, ये समास में प्रथम पद प्रधान होता है, सदैव प्रथम पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। इसके बाद हमारा आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान। इसमें क्या होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। और तीसरा हमारा आता है द्वंद्व। इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं।
पहले में हमारा हो गया प्रथम पद, दूसरे में हो गया द्वितीय पद और तीसरे में हो गया हमारा दोनों पद। ये द्वंद्व समास में हमेशा दोनों पद प्रधान होते हैं। अब इसके एग्जांपल की हम बात करेंगे, जब इसकी डिफिनीशन एक एक अलग अलग करके बताएंगे तो हम बताएंगे इसमें कैसे कैसे होते हैं, कौन सा प्रधान होता है, कैसे प्रधान होता है और क्यों प्रधान होता है, तीनों की हम बातें करेंगे। तो चौथा हमारा क्या हो गया, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की हम बात करें तो इसमें कोई पद नहीं प्रधान होता है। इसमें क्या होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरा मतलब जब दो ऐसे मिलते हैं, दो पद मिल गए, प्रथम पद और द्वितीय पद मिल गए, तो दोनों मिलके एक नया अर्थ निकालते हैं, या बोले हम तीसरे की तरफ इंगित करते हैं कि हाँ ये इसका अर्थ होगा तीसरे की तरफ। तो इसमें क्या होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरा पद प्रधान होता है इसमें, किसमें, बहुब्रीहि में। तो क्या हो गया, प्रथम पद प्रधान, द्वितीय पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, और इसमें क्या होता है, तीसरा पद प्रधान। अब इसके बाद हम बात करते हैं कर्मधारय समास की। तो कर्मधारय समास में भी हमेशा द्वितीय पद प्रधान होता है, क्योंकि ये द्वितीय पद प्रधान होने की बात इसमें इसलिए है क्योंकि यही एक तत्पुरुष समास के ही अंदर से निकला होता है। तत्पुरुष समास के ही अंदर से ये दोनों निकले होते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। इसको कैसे होता है इसके बाद हम बताएंगे। तो इसमें क्या होता है, द्वितीय पद, इसमें भी द्विगु समास में इसमें भी द्वितीय पद प्रधान होता है। तो ये हो गए हमारे कर्मधारय समास और द्विगु समास। यहाँ पे हो गया अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि, कर्मधारय और द्विगु। अगर हिंदी में पूछता है हिंदी में समास के कितने भेद होते हैं, तो हमेशा आपको 6 ही टिक मारना है, कभी भी आपको 4 या 5 नहीं मारना। 4 या 5 भी होते हैं तो हम इसमें सिर्फ 4 की बात करेंगे, 4 कैसे होते हैं, 5 की हमें बात नहीं करनी क्योंकि वो अलग ही मैटर हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, 4 की हम बात करेंगे और 6 की भी। लेकिन अगर एग्जाम में पूछता है तो आपको 6 वाले ऑप्शन पे टिक करना है। इसके बाद हम बात करेंगे 4 भेद कैसे होते हैं समास के। तो ठीक है, उसको हम देखते हैं। अब हम बात करेंगे समास के 4 भेद कैसे होते हैं। तो समास के 4 भेद की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। तो हम इसको लिख लेते हैं सबसे पहले कि प्रधानता या अप्रधानता के आधार पर समास के भेद, तो अगर हम इसकी बात करते हैं प्रधानता या अप्रधानता के आधार पर, तो इस आधार पर इसके 4 भेद होते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे परिभाषा के तौर पे कि इसके आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। अब इससे हमारा ये निकल के आ रहा कि प्रधानता क्या होती है और अप्रधानता कैसी होती है। तो इसके पहले भी मैंने बताया कि प्रधानता मतलब क्या होता है, प्रथम पद प्रधान या द्वितीय पद प्रधान। तो ये होता है इसमें अप्रधानता या प्रधानता के आधार पर इसके 4 भेद होते हैं। अब चारों भेद की हम बात कर लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पहला हमारा होता है यहाँ पे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, तो पहला हमारा हो गया अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा हमारा होता है इसके बाद में तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास हो गया। इसका तीसरा जो हमारा भेद होता है वो होता है द्वंद्व का, द्वंद्व समास। और जो चौथा हमारा भेद होता है, चौथा और आखिरी भेद होता है इसमें होता है बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें से जो हमारा कर्मधारय है और जो द्विगु समास है वो कहाँ गया। तो इसकी हम प्रधानता और अप्रधानता की बात कर रहे हैं। तो इसमें प्रधानता अगर हम सबसे पहले बात करें तो प्रधानता के आधार पर सबसे पहले हमारा अव्ययी भाव समास लिया जाता है, उसके बाद हमारा तत्पुरुष समास लिया जाता है। अगर किसी शब्द में हम समास की बात कर रहे हैं तो हम उसको छांटेंगे कैसे, उसको क्रम के अनुसार कैसे लगाएंगे, तो उसको हम बता रहे हैं कि सबसे पहले अगर हम देखते हैं इसमें, तो अगर अव्ययी भाव समास कहता है सबसे पहले टिक हम अव्ययी भाव करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं तत्पुरुष समास की, तत्पुरुष समास का भेद तो नहीं है तो हम उस पर टिक करेंगे। उसके बाद तीसरे हम देखते हैं द्वंद्व समास। उसके बाद हम देखेंगे बहुब्रीहि समास कि कहीं तीसरा अर्थ तो नहीं दे रहा ये। इसके बाद हम देखेंगे बहुब्रीहि समास। लेकिन हम बात करते हैं कर्मधारय की, तो कर्मधारय इसके बाद बहुब्रीहि के बाद ही कर्मधारय को हम लेके जाएंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों ऑप्शन मिलता है तो सबसे पहले हम बहुब्रीहि टिक करेंगे। लेकिन अगर कर्मधारय की बात है, अगर बहुब्रीहि वहां पे नहीं दिया गया तो फिर हम आते हैं इस पे कर्मधारय पे। यहां पे हमारा हो जाता है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। लेकिन अगर हम देखते हैं वहां पे ऑप्शन में कर्मधारय भी नहीं दिया गया है और हम देखते हैं कि यहाँ पे द्वितीय पद जो है हमारा प्रधान है, तो फिर हम कैसे देखेंगे कि इस समास में जा रहा है। फिर इसके बाद आता है हमारा द्विगु समास, द्विगु समास।
मतलब अगर हम पदों की पदार्थता की बात करें, सबसे पहले ये चारों समास हमारे आते हैं जो मेन है, उसके बाद हमारा जो आता है कर्मधारय समास आता है, उसके बाद जो हम टिक करेंगे उसके द्विगु समास पे। ये हम बता दें आपको कि तत्पुरुष समास के ही अंदर ये दोनों भेद आते हैं, कर्मधारय समास के और जो द्विगु समास है ये हमारा तत्पुरुष के अंदर ही आता है। अब इसके बाद हम सबसे पहली बात करेंगे कि अव्ययी भाव समास की, मतलब जो सबसे पहला हमारा समास रहेगा वो रहेगा अव्ययी भाव समास। तो चलिए हम देखते हैं अव्ययी भाव समास क्या है। समास का पहला भेद है वो है अव्ययी भाव समास। यहाँ पे हमारा पहला भेद जो है अव्ययी भाव समास है। इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हमारी ये है कि जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो, मतलब यहाँ पे क्या होता है अव्यय हो। अव्यय मतलब होता है जिसको खर्च ना किया जा सके, अव्यय। तो यहाँ पे अव्यय हो और प्रधान हो, मतलब यहाँ पे दोनों बातें हैं, अव्यय भी है और प्रधान भी है, और शेष पद वाक्य में क्रिया विशेषण की भांति प्रयुक्त हो, उन्हें हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि प्रथम पद जो है प्रधान होता है और अव्यय होता है। अव्यय मतलब होता है इसमें लिंग वचन काल कारक किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन करने पे इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उसको हम बोलते हैं अव्यय। अब इसके लिए अगर आप लोग कहेंगे अलग से वीडियो बनाने के लिए तो मतलब इसको वीडियो बना दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा इसको अलग से ही कि हाँ संज्ञा संधि जो होता है, समास होता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इस टाइप के जितने भी होते हैं वीडियो उसको हम पढ़ा देंगे अगर आप बोलेंगे तो अगर हम इसकी परिभाषा हो गई हमारी, तो अगर हम इसमें बात करें तो इस समास से बने इसमें एक नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट हमारा यहाँ पे ये है कि इस समास से बने समासिक पद में लिंग वचन काल कारक, मतलब यहाँ पे क्या है लिंग का, वचन का, काल का, कारक का, मतलब यहाँ पे क्या है लिंग वचन काल और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये क्या होते हैं अव्यय समास होते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके पहचान के नियम कौन कौन से होते हैं। तो इसके पहचान के कुछ नियम है। तो पहला नियम हमारे यहाँ पे ये है कि शब्दों की इसमें आवृत्ति होती है, मतलब इसमें क्या होता है शब्द बार बार वही होते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, अब जैसे यहाँ पे बीच में समासिक, यहाँ पे देखिए आपको लगे योजक चिन्ह लगा हुआ है। अब योजक चिन्ह देख के लोग बोलेंगे इसमें द्वंद्व समास है, लेकिन द्वंद्व समास नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें पदों की आवृत्ति होती है बार बार, जैसे घर घर। अब यहाँ पे क्या होगा, दो बार आवृत्ति हो गई, घर की और घर की। अब यहाँ पे एक दिया गया है कानो कान, कान कान ही कान, मतलब इसको अगर हम अलग अलग लिखें तो कान ही कान। अगर इसमें बीच में से ये योजक चिन्ह को हटा के हम बोलें कान ही कान, मतलब कान ही कान। अब जैसे हाथों हाथ हो गया, रोज रोज हो गया, रातों रात। अगर यहाँ पर रात दिन होता, दिन रात होता या रात दिन होता, तुरंत वहां पे दोनों समास हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे दोनों पद प्रधान हो जाते हैं, मतलब पहला तो प्रधान है ये रात और दूसरा अलग प्रधान हो जाता है दिन का, तो वहां पे क्या होता है तुरंत दोनों समास हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही पद की बार बार पुनरावृत्ति हुई है। यहाँ पे क्या है हमारा नियम पहला कि शब्दों की जहां पे आवृत्ति होती है वहां पे हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। तो पहला हमारा क्या है, रातों रात, रोज रोज मतलब प्रतिदिन डेली वही काम जो होता है। तो हाथों हाथ, हाथ ही हाथ, हाथ ही हाथ। अगर वहां पे हाथ पैर होता तुरंत वहां पे हमारा दोनों समास हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हाथ ही हाथ दिया गया है। तो इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो उसको हम ले लेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो हमारा नियम है अव्ययी भाव समास का, जो हमारा दूसरा नियम है वो कैसे है। इसके बाद हम दूसरे नियम और तीसरा नियम एक साथ बताएंगे, उसके बाद जितने एग्जाम्पल है एक साथ उसको हम लेते हैं। तो हम बात करते हैं दूसरे नियम की। बात करेंगे जो दूसरा नियम हमारा, दूसरे नियम की हम बात करते हैं तो ये है कि प्रथम पद उपसर्ग हो। इसमें क्या होता है कि प्रथम पद उपसर्ग रहता है, लेकिन जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें आमरण हो गया, आजीवन हो गया, ऐसे आ करके और भी आप बना सकते हैं एग्जाम्पल। लेकिन इसमें क्या देखते हैं एग्जाम्पल में एक वो है कि इसमें क्या होता है, विशेष विशेषण के बीच में संबंध ना हो, विशेष विशेषण का संबंध ना हो, विशेष या विशेषण का संबंध ना हो। अब ये कैसे होता है विशेष विशेषण का संबंध? इसमें क्या होता है, जैसे कि आप लिख दिए महान, महात्मा या महाराजा, या फिर आप हो गया महान आत्मा हो गया। जैसे महात्मा का हम देखेंगे संधि विच्छेद का होता है महान है जो आत्मा, महाआत्मा मतलब महान है जो आत्मा। महाराजा हो गया महान है जो राजा। तो इस टाइप के इसमें क्या हो गया, विशेष और विशेषण का संबंध हो गया। तो इसमें ये हमेशा जो इसका एग्जाम्पल रहेगा ये हमेशा कर्मधारय समास में जाएगा, अव्ययी भाव में नहीं रखा जाएगा। लेकिन जहां पे विशेष विशेषण का संबंध ना हो, जैसे यहाँ पे दिया गया एग्जाम्पल आमरण या आजीवन, तो इस टाइप के एग्जाम्पल हमेशा हम प्रथम पद उपसर्ग रहे तो इसमें हमारा अव्ययी भाव समास होता है। इसके बाद हम दूसरे नियम की बात करते हैं। तीसरा नियम जो हमारा है, तीसरा नियम है क्या, प्रथम पद संख्या तथा दूसरे पद नदी का नाम हो। मतलब इसमें क्या होता है, कोई भी पद दिया रहेगा, एक पद और दो पद दे देंगे। इसमें क्या रहेगा, पहला पद जो रहेगा हमारा इसमें संख्या रहेगा, दूसरा जो है कोई नदी का नाम दे देगा, कोई भी नदी का नाम दे देगा। तो इसमें क्या होता है, हमेशा अव्ययी भाव समास रहता है। ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी लोग एग्जाम में गलत करके चले आते हैं। तो इसलिए मतलब अलग अलग नियम के तौर पर हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आपका एग्जाम्पल एक भी गलत ना हो। अगर लेखपाल में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए हिंदी में, जो हमारी क्लास है। तो इसमें क्या है हमारा पहला, अब हम देखते हैं एक एक नियम के जो हमारे एग्जाम्पल हैं। तो उसमें हम देखते हैं पहले नियम के एग्जाम्पल हम आते हैं। तो यहाँ लिखा भागम भाग,
मतलब इसमें अगर हम इसको अलग अलग करते हैं, अलग अलग पद करते हैं, तो इसका संधि विच्छेद आता है हमारा भाग ही भाग। मतलब ऐसा भागम भाग अगर हम इसको अलग अलग लिखते हैं तो इसमें क्या आ रहा है, भाग ही भाग। मतलब क्या है इसमें कि लगातार भाग ही रहा है वो, भाग ही भाग मतलब लगातार भागते रहो, रुकना नहीं उसमें, भाग ही भाग। अब यहाँ पे दिया गया है कानो कान। अब इसका हम अगर अर्थ निकालते हैं तो इसमें आता है कान ही कान, कान ही कान। मतलब कोई बात है जो बोलते नहीं कानो कान खबर फैल गई, कानो कान बात फैल गई, इस टाइप से होता है। तो कान ही कान मतलब कान से ही कान में ही बात फैलती चली गई आपको, तो ये हो गया कान ही कान। इसमें अब बेभाव समास हो गया। रातों रात, यह होता है रात ही रात। जैसे रातों रात उसने किसी का मर्डर कर दिया या रातों रात उसने चोरी कर ली, इस टाइप से होता है रात ही रात। इसमें क्या हो गया, रात ही रात में जो काम होना था सब रात में ही रात ही रात हो गया, दिन का उसमें समय ही नहीं आया। अगर वहां पे रात दिन हो जाता है तुरंत आपका उसमें तुरंत हमारा उसमें द्वंद्व समास हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है अब बेभाव समास। अब दूसरे नियम के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें यहाँ दिया गया है आमरण। आ मतलब होता है नहीं, आमरण। आ का अगर हम अर्थ निकालते हैं तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे आ के अर्थ की बात करें तो यहाँ पे होता है तक, और मरण मतलब होता है मरना, मरने। मतलब यहाँ पे अगर हम आमरण का अर्थ निकालते हैं तो मरने तक, इसका अर्थ निकलेगा मरने तक। मतलब मरने तक, आमरण अनशन जो करते हैं हम मरने तक अनशन करेंगे तो उसको बोलते हैं आमरण। आमरण आमरण मतलब मरने तक। और इसका यहाँ पे आजीवन। अब यहाँ पे निकालेंगे जीवन तक ले सकते हैं, चाहे जीवन भर कह सकते हैं इसको। आ का अर्थ हो गया भर, यहाँ पे हो गया जीवन, मतलब जीवन, जीवन मतलब जीवन ही होगा इसका, तो जीवन भर। इसमें हो गया आजीवन, जैसे बताओ मैं आजीवन तुम्हारी सेवा करूंगा या मैं आजीवन तुमको पढ़ाऊंगा, इस टाइप से हो गया जीवन भर, मैं जीवन भर तुमको पढ़ाऊंगा। इसके बाद आ गया तुम्हारा प्रतिदिन। प्रतिदिन मतलब हो गया प्रत्येक, दिन मतलब हो गया दिन, मतलब वो प्रत्येक दिन एक ही काम करता है या प्रत्येक दिन पढ़ाता है या प्रत्येक दिन आप लोग हमारी क्लास देखते हैं, तो इस टाइप से हो गया प्रत्येक दिन। अब इसके बाद हमारा आता है निर्जन। अब इसका हम संधि विच्छेद की बात करते हैं तो निर आ जाता है एक जगह आ जाता है जन। तो निर मतलब होता है कि नहीं, जन मतलब लोग, मतलब जहां पे कोई लोग ना हो वहां पे होता है निर्जन, जहां पे कोई ना हो वहां पे होता है निर्जन, तो निर्जन ये हो गया। अब तीसरे जो हमारा नियम है वो हमारा है कि प्रथम पद संख्या तथा दूसरी पद नदी का नाम हो। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या है, प्रथम पद हमारा लिखा है दुई यमुना। अब इसको हम अर्थ निकालेंगे तो दुई मतलब होता है दो, और यमुना मतलब होता है यमुना नदी। यमुना नदी से यहाँ पे अर्थ लिया गया है। तो दुई यमुना का अगर हम अर्थ निकालते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, दो यमुना नदी, नदियों का समूह, समूह। तो यहाँ पे हमारा अर्थ क्या निकल रहा, दो यमुना मतलब दुई यमुना मतलब दो यमुना नदियों का समूह। यहाँ पे लिखा है पंचगंगम। पंचगंगम की अगर हम बात करें तो पंच मतलब होता है पांच, और गंगम मतलब होता है गंगा नदी, पांच गंगा नदियों का समूह। ये हमारा हो गया पांच गंगा नदियों का समूह। इसका हमारा जो तीसरा एग्जाम्पल है हमारे सप्त नर्मदा, मतलब सात नर्मदा नदियों का समूह, सात नर्मदा नदियों का समूह। तो ये हो गया हमारा सप्त नर्मदा। अब यहाँ पे दुई यमुना, पंचगंगम, सप्त नर्मदा, ये हो गया हमारा बेभाव समास। इसके बाद हम बात करेंगे तत्पुरुष समास की, तो वो हमारा अगला लेक्चर रहेगा। तत्पुरुष समास का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो कल अपलोड हो जाएगा आपका लेक्चर। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और जैसा भी आपको लगता है कि हमारा ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कि जैसे आपको कोई भी किसी भी शब्द में या फिर आपको कुछ भी ना समझ में आ रहा तो उसको कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसके कमेंट का आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, मास्क लगा कर बाहर निकलिए, कोरोना बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। ठीक है, तो अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा तो उसमें प्लेलिस्ट में बना दिया गया है, उसमें आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आप प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो आपको मिल जाएगा हिंदी का, जितना प्लेलिस्ट में एक एक वीडियो सेक्शन वाइज आपको डिवाइड करके उसमें लगा दिया गया है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।